नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। और इस समय हम असिस्टेंट प्रोफेसर का क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें यूनिट 1 का पार्ट 7 पढ़ रहे हैं। और चूँकि ये जो यूनिट है वो बहुत बड़ी है, इसमें सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह हैं, तो ये यूनिट जो है ये थोड़ा सा लंबा चलेगा। ठीक है, तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और क्वेश्चंस भी इससे ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो संस्कृति संबंधी एक वीडियो बना हुआ है, उसमें बेसिक चीज़ें हैं और जो चीज़ें बची हुई हैं उसको हम इसमें देखते हैं। और आपका हायर एजुकेशन का जो टाइम टेबल आया है 30 अक्टूबर से, तो इसमें आप चौथे या फिर 5वें चरण में सोशियोलॉजी का आप इमेजिन कर सकते हैं कि तभी आपका पेपर होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अक्टूबर या फिर नवंबर में। तो आप लोग अभी आपके पास समय है 3 महीने का, और इस बीच में आपका जो कोर्स है वो आपको धीरे धीरे इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको अच्छे से दिमाग में चीज़ें बैठ जाएँ। ठीक है, अचानक से सब कुछ उड़ेल दिया जाएगा तो आप उसको अच्छे से कंठस्थ नहीं कर पाएंगे। तो एक ही वीडियो बार बार देखिए, समझिए, सुनिए उसको, और फिर जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो इससे आपका ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चंस इन्हीं सब चीज़ों से आने हैं, बाहर से क्वेश्चन आना नहीं है। जो आपका सिलेबस है और जो उसके अलावा जो सिलेबस से कोरिलेट चीज़ें हैं वो भी आपसे से पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे संघर्षवादी विचारक में पूछा जाएगा, तो उसमें कुछ ऐसे थिंकर भी हैं जिन्होंने मार्क्स की आलोचना की है, जबकि वो सीधे सीधे नहीं दिए गए हैं सिलेबस में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, तो उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताई जाएंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो यूनिट 1 है सबसे बड़ा हमारे सामने जो है, इसको हम फिनिश करते हैं फिर। ठीक है, तो संस्कृति संबंधी जो विचार है इसमें विडने का जो कथन है, ये देखिए जो तथ्यात्मक चीज़ें हैं वो भी बीच बीच में दिया गया है, ताकि आपके क्वेश्चंस में कोई भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना ना हो। सबसे पहले क्या है, संस्कृति संवेदनात्मक है। विडने ने क्या कहा है, संस्कृति संवेदनात्मक है, यानी संवेदना ही संस्कृति है। तो इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, या फिर संस्कृति संवेदनात्मक है ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो आपको कीवर्ड याद रखना है कि विडने ने संवेदना की बात की है। फिर देखिए, मेलिनोव्स्की ने संस्कृति एकीकृत सार्वभौमिक और जैविकी आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन है, यानी ये एकीकृत है, सार्वभौमिक और जैविकी। तो देखिए, अगर आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में संस्कृति को देखा जाएगा तो इसमें मेलिनोव्स्की सबसे प्रथम नंबर पर आते हैं। उन्होंने संस्कृति को आवश्यकताओं का ही बंडल माना है और यही कहकर इनकी आलोचना भी की जाती है। अब देखिए, रॉबर्ट रेडफील्ड ने क्या कहा है कि संस्कृति आदर्शात्मक है। ठीक है, यानी हमारे लिए जो आदर्श है, जो नियम है, हमारे लिए श्रद्धा के पात्र हैं, उनको हम संस्कृति के अंतर्गत लाते हैं। ठीक है, परंपराएं हैं, संस्कृति है, हमारे रीति रिवाज है। रूथ बेनेडिक्ट ने सौंदर्य परक और औपचारिक की बात की है कि संस्कृति क्या है, सौंदर्य परक और औपचारिक है। ठीक है, संस्कृति सौंदर्यात्मक और औपचारिक है, तो इसकी बात की है। तो इसको आपको याद करना होगा। ब्राउन ने सांस्कृतिक एकीकरण एवं प्रकारात्मक चीज़ें बताई हैं कि संस्कृति जो है वो एकीकृत एवं प्रकारात्मक है। ठीक है, अब कैसे प्रकारात्मक है, इन्होंने जो चीज़ें बताई है कि संस्कृति के प्रत्येक तत्व जब आपस में मिलते हैं तो वो प्रकार्य करते हैं। ठीक है, और कैसा प्रकार्य करते हैं, इनके प्रकार के जो परिणाम होते हैं उसके परिणाम स्वरूप समाज को लाभ होता है। ठीक है, इन्होंने व्यक्ति की बात नहीं की। मेलिनोव्स्की ने क्या कहा कि संस्कृति के जो तत्व है उनके कार्य के माध्यम से व्यक्ति को लाभ होता है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है। जबकि मेलिनोव्स्की ने कहा है कि संस्कृति के जब तत्व एकीकृत होते हैं और संस्कृति के कार्य अच्छे ढंग से चलते हैं तो इससे समाज को लाभ होता है और समाज के का विघटन नहीं होता। ठीक है, तो ये दो अंतर है, देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इसको। कल्चर इज टोटल वे ऑफ लाइफ। देखिए, वे ऑफ लाइफ की बात की जाती है जब कल्चर को लेकर, तो इसमें इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में आप देखेंगे कि सेम चीज़ें रहती हैं लेकिन उसका अर्थ जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है, उसमें जो थिंकर होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कल्चर इज टोटल वे ऑफ लाइफ की बात करेंगे तो मेलिनोव्स्की, ठीक है, कि जो कल्चर है वो केवल और केवल मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए है। यदि वो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति नहीं करेगी तो वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल वे ऑफ लाइफ मेलिनोव्स्की ने बोला है। वे ऑफ लाइफ की बात लिंटन ने किया है और स्टाइल ऑफ लाइफ की बात रेडफील्ड ने किया है। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि किसने वे ऑफ लाइफ का है, किसने स्टाइल ऑफ लाइफ का है, किसने टोटल वे ऑफ लाइफ का है। ठीक है, अब देखिए, सांस्कृतिक निर्धारणवाद क्या है। तो अगर किसी चीज़ के आगे निर्धारणवाद लग जाता है, जैसे आर्थिक निर्धारणवाद हो गया, सामाजिक निर्धारणवाद हो गया और प्रजाति निर्धारणवाद हो गया, राजनीतिक निर्धारणवाद हो गया, तो निर्धारणवाद का मतलब होता है कि वो जो थिंकर है वो प्रत्येक चीज़ को उसी चश्मे से देखता है। ठीक है, यानी हर चीज़ जो होती है संस्कृति के द्वारा निर्धारित होती है। ये बात किसने की, लेस्ली वाइट और
क्रोबर ने, ठीक है। लेस्की वाइट और क्रोबर ने क्या कहा, ये सांस्कृतिक निर्धारणवादी है, और इन्होंने कहा कि व्यक्ति की प्रत्येक चीज़, यानी व्यक्ति क्या खाता है, क्या पीता है, क्या पहनता है, कैसा सोचता है, ठीक है, किस समूह में विवाह करता है, ये सभी कुछ निर्धारित होती है संस्कृति के द्वारा, ठीक है। तो ये बात कौन कहता है, सांस्कृतिक निर्धारणवादी लेस्की वाइट और क्रोबर। अगर सामाजिक निर्धारणवादी होगा तो वो कहेगा कि व्यक्ति की प्रत्येक चीज़ जो होती है वो सामाजिक संरचना के द्वारा निर्धारित होती है, ठीक है। यदि आर्थिक निर्धारणवादी होगा, जैसे मार्क्स हैं, तो वो क्या कहेंगे कि प्रत्येक चीज़ जो है वो अर्थ से, पैसे से वो जो होती है डिसाइड की जाती है, ठीक है। तो निर्धारणवाद का मतलब यही होता है कि वो जो व्यक्ति होता है प्रत्येक वस्तु को उसी चश्मे से देखता है, ठीक है। अब देखिए सांस्कृतिक सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत ये सोरोकिन ने दिया है, और इन्होंने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए जो है वो संस्कृति जिम्मेदार है, ठीक है। यानी जो संस्कृति है उसके तत्वों में जब परिवर्तन होता है तो ये छोटे छोटे परिवर्तन एक बड़ा परिवर्तन लाते हैं, जिससे सामाजिक संरचना में परिवर्तन होता है, ठीक है। ये बात किसने कही, सोरोकिन ने। अब देखिए द्वितीयक सामाजिकरण क्या होता है। एक सामाजिकरण तो ये होता है कि बच्चा जो है वो जन्म लिया और उसके माता पिता ने, पड़ोस के लोगों ने, उसके दोस्तों ने, उसके टीचर्स ने और उसके रिश्तेदारों ने उसको चीज़ें बताई हैं कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे किया जाता है, ठीक है। तो धीरे धीरे वो सामाजिकृत होता गया। लेकिन जब वो बड़ा होता है तो कुछ ऐसे समूहों का वो सदस्य बनता है जहाँ उसका सामाजिकरण किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है और उसने नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर्स के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया, अब वो कहीं पर प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे उसका सामाजिकरण किया जाएगा, उसको बताया जाएगा कि यहाँ का ये कल्चर है, ऐसे चीज़ें हैं। तो ये क्या है, ये द्वितीयक सामाजिकरण है। उसी तरह से यदि किसी लड़की का विवाह होता है तो वहाँ पे भी द्वितीयक सामाजिकरण होता है। लड़की अपने मायके में किस कंडीशन में थी ये डिपेंड नहीं करता है, वो आगे क्या क्या चीज़ें सीखेगी, ये सब चीज़ें वहाँ पे ध्यान दी जाती हैं, ठीक है। उपसंस्कृति देखिए क्या है, उपसंस्कृति, छोटी छोटी उपसंस्कृतियाँ मिलकर एक बड़ा संस्कृति बनाती है, और यही क्या है, संस्कृति। अब देखिए इंडियन कल्चर है, इंडियन कल्चर में जाति प्रथा भी है, विवाह प्रथा भी है, और किशोर संस्कृति है, बच्चों की संस्कृति है, बूढ़ों की संस्कृति है, स्त्रियों की संस्कृति है, ठीक है। तो इस तरह से लोगों की संस्कृति अलग अलग है, अलग अलग धर्मों की संस्कृति होती है। तो एक तो हो गया बड़ा कल्चर, जैसे कि इंडियन कल्चर या फिर वेस्टर्न कल्चर को ले लिया जाए, तो वेस्टर्न कल्चर में भी स्त्रियों का कल्चर होगा, फिर अमीर गरीब का कल्चर जो होगा वो। तो ये क्या, ये उपसंस्कृति है। संस्कृति एक शाखा के रूप, संस्कृति की शाखा के रूप में छोटी छोटी उपसंस्कृतियाँ होती हैं, ठीक है। किशोर की संस्कृति, बच्चों की संस्कृति, और अनुभव परक जो बूढ़े होते हैं उनकी संस्कृति, युवा लोगों की संस्कृति, तो ये सब चीज़ें उपसंस्कृति में आती हैं। देखिए प्रति संस्कृति क्या है, प्रति संस्कृति का मतलब होता है कि वह संस्कृति जो वर्तमान विद्यमान संस्कृति से, यानी जो हमारी प्रधान संस्कृति है और जिसका पालन न करने पर समाज की तरह दंडित करने का प्रावधान है, ठीक है। तो ऐसी संस्कृति के विपरीत कल्चर को अपनाने वाले लोग क्या हैं, ये प्रति संस्कृति ये कहलाते हैं। और ये जो संस्कृति होती है ये वर्तमान संस्कृति को चुनौती देती है, ठीक है, और उससे बिल्कुल अलग होती है। जैसे इसमें उदाहरण दिया गया समलैंगिकों की संस्कृति। तो समाज ने क्या कहा है, विवाह जो है वो स्त्री और पुरुष के बीच में होना चाहिए, लेकिन समलैंगिक संस्कृति जो है ये बोलता है कि स्त्री स्त्री में विवाह हो और पुरुष पुरुष में, ठीक है। तो ये क्या है, जो वर्तमान कल्चर है उसको ये चुनौती दे रही है और उससे बिल्कुल अलग है। अब दूसरा है आपराधिक संस्कृति, ठीक है। तो हमारे जो कल्चर है हमारे देश का, हमारे समाज का कल्चर है, ये हमको बताती है कि सामाजिक मान्यताओं के अनुसार हमको विवाह करना है, हमको चीज़ें देखनी है, हमको परिवार को चलाना है, हमको रिश्तेदारी देखनी है, हमको और भी जो सामाजिक संरचना है उसके अंतर्गत कार्य करना है, प्रथाएं निभानी है, ठीक है। तो आपराधिक संस्कृति क्या कहता है, ये समाज की मान्यताओं को तोड़ता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, समाज की मान्यताओं को तोड़ता है, तो ये चुनौती देता है समाज को। हिप्पी संस्कृति, ये भी बिल्कुल अलग कल्चर है, ठीक है। अब देखिए यह धारणा मिल्टन की है, प्रति संस्कृति की जो अवधारणा है वो मिल्टन की है, और याद रखिएगा आप। और इसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ पुस्तकों के नाम हैं, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी ब्रूमेम सल्जनिक ने दिया है, मैन इन प्रिमिटिव वर्ल्ड, हॉबल, मिरर फॉर मैन, क्लूकहोर्न, ठीक है। तो ये धारणाएं हैं, ये कुछ पुस्तकों के नाम हैं, आप याद रखिएगा। और देखिए जोसेफ फीचर का जो कथन है कि संस्कृति पर्यावरण है, ठीक है, मानव निर्मित भाग इसमें आप नहीं करेंगे, ये गलती से टाइप हो गया। तो संस्कृति क्या है, ये पर्यावरण है, ये जोसेफ फीचर ने कहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। आकबर्न के अनुसार सांस्कृतिक विलंबना के 5 कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं, व्यक्ति की रूढ़िवादिता, ठीक है, यानी व्यक्ति अपनी प्रथाओं, परंपराओं, जनरीतियों से बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखता है, तो वो रूढ़िवादी हो जाता है, वो
परिवर्तन नहीं चाहता। ठीक है, अब देखिए नवीन विचारों के प्रति भय, वो नवीन विचार को नहीं अपनाना चाहता है कि इसका क्या साइड इफ़ेक्ट होगा, कौन सा कल्चर इससे प्रभावित होगा, किस तरह से लोग इसको अपनाएंगे, क्या क्या इसमें साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो नवीन विचारों के लिए उसके अंदर भय होता है। अतीत के प्रति निष्ठा, यानी हमारा जो कल्चर है, हमारा जो सभ्यता है, ये हमारे पूर्वजों की देन है और इसी कल्चर को बचाने के लिए पूर्वजों ने बहुत संघर्ष किए हैं। तो ये सारे विचार रखना और अतीत के प्रति बहुत ही निष्ठावान रहना क्या है कि हमें विलंबना, संस्कृति के प्रति जो हमको विलंबित कर देता है। भौतिक संस्कृति को भले ही हम अपना लेते हैं, ठीक है, आज हम खाना हाथ से बना रहे हैं, कल मशीन से बनाएंगे, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। लेकिन कुछ और भी अगर कल्चर को चेंज कर दिया जाए तो वो चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, निहित स्वार्थों की परीक्षा में कठिनता, नवीन विचारों की परीक्षा में कठिनता। जो नवीन विचार है तो वो हम उसकी परीक्षा नहीं कर पाते हैं कि ये अच्छा है कि बुरा है, हम सामंजस्य में रहते हैं। इसीलिए सांस्कृतिक विलंबना जो होती है, इसमें ये चीज़ें रहती हैं कि जो हमारा अभौतिक संस्कृति है उसको हम जल्दी चेंज नहीं करना चाहते, उसके प्रति श्रद्धा की भावना रखते हैं, अतीत से उसको जोड़ते हैं, पूर्वजों से जोड़ते हैं, भावनात्मक लगाव रखते हैं और ये सोचते हैं कि नवीन विचार अगर इसमें हम डाल दें तो ये अच्छा नहीं होगा। ठीक है, सांस्कृतिक एकीकरण के सिद्धांत देखिए, विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों की परस्पर संबद्धता को ही सांस्कृतिक एकीकरण कहते हैं। ठीक है, जो अलग अलग सांस्कृतिक तत्व है उनके बीच में जो संबद्धता होती है वो जब मिलते हैं तो ही संस्कृति बनती है। यानी सांस्कृतिक तत्वों के मिलने से, तो उसमें मिलने के भी कुछ नियम है, कुछ सिद्धांत है, कुछ दृष्टिकोण है, उसको हम देख लेते हैं। पहला है प्रकारवादी दृष्टिकोण। ठीक है, तो प्रकारवादी दृष्टिकोण जो है वो मालिनोव्स्की और ब्राउन ने दिया है। इस दृष्टिकोण के अनुसार जो संस्कृति होती है, प्रत्येक सांस्कृतिक तत्व कुछ प्रकारों को पूरा करती है, लोगों की आवश्यकता को पूरा करती है और समाज के लिए आवश्यक है, इसीलिए यह समाज में बना है। यदि यह समाज की आवश्यकता की पूर्ति न करे तो समाज में ये नहीं बना रहेगा। ठीक है, और इसी तरह से ब्राउन ने क्या कहा कि जो सांस्कृतिक तत्व होते हैं छोटे छोटे, ये मिलकर एक बड़ी संस्कृति बनाते हैं और ये जो बड़ी संस्कृति है, मुख्य संस्कृति है, ये हमें क्या करती है, हमारे समाज के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मालिनोव्स्की ने मनुष्य की आवश्यकताओं को ही एकीकरण के लिए जिम्मेदार माना कि मनुष्य की छोटी छोटी आवश्यकताएं होती हैं और ये जो आवश्यकताएं होती हैं इनके कारण ही सांस्कृतिक तत्व जो होते हैं आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है, उसको पैसे की भी ज़रूरत है, उसको प्रथाओं की भी ज़रूरत है, उसको रहन सहन की भी ज़रूरत है, उसको प्रत्येक चीज़ की ज़रूरत है, तो इसके लिए कल्चर होता है। ठीक है, और उन्होंने 7 प्रकार की आवश्यकताएं बताई हैं। इसको कभी कभी क्रम में पूछ लेता है। पहला है शारीरिक पोषण, यानी हमको शारीरिक पोषण की ज़रूरत है, हमको मिनरल्स की ज़रूरत है। पुनरुत्पादन, यानी हमारे शरीर में कोशिकाएं बने, हमको पुनरुत्पादन में बच्चे पैदा करना होता है कि हम समाज को अगली पीढ़ी के लिए भी तैयार कर सकें। अब देखिए, शारीरिक आराम, जब हम कार्य करते करते बहुत ज़्यादा नीरस अनुभव करते हैं तो हमको आराम की भी ज़रूरत है, सुरक्षा की ज़रूरत है हमको। जैसे आज हम अपने घरों में चैन से सो पाते हैं, तो इसमें क्या है कि जो सेना है वो लगी हुई है हमारे रक्षा के लिए। ठीक है, दिन रात वो जाग रही है, तभी हम यहाँ पे सो रहे हैं। तो हमको सुरक्षा भी ज़रूरत है और ये सुरक्षा हमको एडमिनिस्ट्रेशन यानी सरकार के द्वारा मिलता है। गति, ठीक है, यानी हमको विकास की भी ज़रूरत है, वृद्धि की भी ज़रूरत है। ठीक है, हमारी जो शारीरिक वृद्धि है उसकी भी ज़रूरत है, स्वास्थ्य की भी ज़रूरत है हमको। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई है। ब्राउन ने सामाजिक मानव शास्त्र को तुलनात्मक समाजशास्त्र का, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि किसने सामाजिक मानव शास्त्र को तुलनात्मक समाजशास्त्र का, तो ब्राउन है ये। ब्राउन मानते हैं कि सांस्कृतिक तत्वों के परस्पर प्रकारात्मक रूप से जुड़ने से व्यक्तियों का नहीं बल्कि समाज का अस्तित्व बना रहता है। ठीक है, तो ब्राउन और मालिनोव्स्की दोनों में जो बेसिक अंतर है वो ये है कि ब्राउन ने माना है कि जो सांस्कृतिक तत्व आपस में जुड़ते हैं उससे समाज का लाभ होता है, समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जुड़ते हैं, जबकि मालिनोव्स्की मानते हैं कि व्यक्ति की आवश्यकता को बनाए रखने के लिए वो आपस में जुड़ते हैं। देखिए, संस्कृति का संरूपणात्मक दृष्टिकोण जो है उसके जो प्रवर्तक है राल्फ लिंटन, रूथ बेनेडिक्ट और रॉबर्ट रेडफील्ड। ठीक है, इन्होंने संरूपण के आधार पर संस्कृति एकीकरण को समझाने का प्रयत्न किया कि जो समान तत्व होते हैं, समान रूप से चीज़ें दिखती हैं, चीज़ें होती हैं, तो उसी के आधार पर संस्कृति बनती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए भारतीय जो सभ्यता है, भारतीय जो कल्चर है वो क्या है, वो आध्यात्मिक है। तो अध्यात्म के अंतर्गत हमें परिवार में भी अध्यात्म पाया जाएगा, राज्य में भी अध्यात्म पाया जाएगा। ठीक है, और भी जो चीज़ें हैं उसमें भी अध्यात्म पाया जाएगा। तो संरूपण यानी इस संस्कृति का एक विशेष संरूपण होता है, उसी के आधार पर पूरी संस्कृति बनी होती है। जैसे भौतिकवादी संस्कृति के अंतर्गत वहाँ पे आप देखेंगे
प्रत्येक चीज़ जो होती है भौतिकवाद पर निर्धारित होती है। अब देखिए, रूथ बेनेडिक्ट ने संस्कृति प्रतिमान के आधार पर सांस्कृतिक एकीकरण की बात कही कि जो संस्कृति प्रतिमान होता है, यानी छोटे छोटे जो संस्कृति संकुल होते हैं, उसको जुड़ने के बाद जो प्रतिमान बनता है, जो एक मॉडल बनता है, ठीक है, उसकी बात की है रूथ बेनेडिक्ट ने। और संस्कृति में निहित संगठन संस्कृति के अंदरूनी प्रवृत्ति का परिणाम है, यानी कोई संस्कृति कैसे संगठित होगी ये डिपेंड करता है कि संस्कृति का जो अंदरूनी प्रवृत्ति होती है कि वो संस्कृति जो है वो सकारात्मक है कि नकारात्मक है, लोगों के लिए लाभदायक है कि नहीं है, वो कहीं शैतानी प्रवृत्ति की संस्कृति तो नहीं है, कहीं वो दूसरों को हानि तो नहीं पहुंचाने वाले लोग ज़्यादा बिलीव करते हैं, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। इसके आधार पर संस्कृति का एकीकरण होता है, इसको संस्कृति की आत्मा कहते हैं। जैसे अपोलोनियन संस्कृति और डायोनिसियन, दो प्रकार की संस्कृति की आत्मा की बात की इन्होंने, जिसको अपोलिनियन को देवधर्मी और डायोनिशियन को दानवधर्मी कहते हैं, ठीक है। अपोलिनियन के जो लोग हैं वो सूर्य की उपासना करते हैं और मानते हैं कि यहाँ के लोग जो लोग हैं वो बहुत दयालु हैं, बहुत प्रेम पूर्वक रहते हैं और दूसरे लोगों की सहायता करने वाले लोग होते हैं, ठीक है। डायोनिशियन जो होते हैं ये शैतानी प्रवृत्ति के होते हैं, ये दूसरों को नुकसान पहुँचाते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं, झगड़ालू होते हैं, ठीक है, इस तरह के लोग होते हैं। अब दो प्रकार की आत्माओं का इन्होंने उल्लेख किया, देवधर्मी आत्मा और दानवधर्मी आत्मा, ठीक है। तो ये थिंकर कौन है? रूथ बेनेडिक्ट, याद रखिएगा। अब देखिए, अगला है संस्कृति का लयात्मक दृष्टिकोण, यानी संस्कृति में एक लय पाया जाता है, एक संगीत के जैसा लय पिरोया जाता है, ठीक है, और उसी के अनुसार जो संस्कृति होती है उसको एकीकृत किया जाता है, ठीक है। जैसे भारतीय संस्कृति है तो उसमें अध्यात्म पाया जाता है, तो उसी लय में प्रत्येक चीज़ें इसमें डिसाइड होंगी, परिवार डिसाइड होगा, राज्य डिसाइड होगा और आपसी संबंध डिसाइड होंगे, ठीक है। और सब कुछ यानी प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ियाँ, जितनी भी चीज़ें हैं वो अध्यात्म की तरफ होंगी, ठीक है। तो एक लय है उसमें। और इसी तरह से जो पश्चिमी संस्कृति है वो भौतिकवाद पर आधारित है, तो वहाँ पे जो लय है वो भौतिकवादी है, तो वहाँ की प्रत्येक चीज़, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो प्रथाएँ, रूढ़ियाँ हों, कुछ भी हों, ठीक है, वो सब कुछ भौतिकवाद पर निर्धारित होगा, यानी एक ही लय में चीज़ें जो हैं वो चली आई, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये मॉरिस ओपलर ने दिया हुआ है कि संस्कृति लय के सिद्धांत। फिर देखिए, संस्कृति प्रसार का सिद्धांत, ये क्लार्क विस्लर ने दिया है और इसमें माना जाता है कि 3 प्रकार की चीज़ें बताई गई हैं कि संस्कृति का जो विस्तार है वो कैसे हुआ, क्योंकि संस्कृति ऐसा नहीं कि बहुत बड़े भूभाग में एक साथ जन्म ली, कोई एक ऐसा भूभाग था जहाँ पे कोई कल्चर जन्म लिया और धीरे धीरे फैलते फैलते वो और लोगों तक पहुँचा, ठीक है। जैसे संस्कृति का केंद्र से परिधि की तरफ बढ़ना ही सांस्कृतिक प्रसार है, ये क्लार्क विस्लर का कथन है, ठीक है। इन्होंने केंद्र और परिधि के सिद्धांत को उन्होंने स्पेशल माना है, अर्थात संस्कृति जो होती है वो एक क्षेत्र पे जन्म ली, जैसे कोई एरिया है वहाँ पे संस्कृति ने जन्म लिया और वो फैलते फैलते आगे तक वो फैलता चला गया, तो फिर इस संस्कृति बहुत दूर तक फैल गई, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अब देखिए, इसमें जर्मन संप्रदाय है, इसको घेरा सिद्धांत भी कहते हैं, तो इसको दिया है गैबनर, एंकरमैन, स्मिथ और सेहिंट ने, ठीक है। तो अलग अलग थिंकर है, ये आपने पहली बार सुना होगा, तो बस इतना याद रखिएगा किसने किसने दिया है और ये चीज़ है क्या, ठीक है। संस्कृति का विकास किसी स्थान से नहीं बल्कि प्रत्येक समाज एक सांस्कृतिक द्वीप है जिसकी अपनी जीवन शैली होती है, यानी ऐसा नहीं कि संस्कृति ने एक जगह पर उसने जन्म लिया फिर धीरे धीरे वो विकसित होते होते काफ़ी दूर तक फैल गई, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। जो प्रत्येक समाज होता है वहाँ पे अलग अलग संस्कृति, जैसे कोई बहुत बड़ा समाज है वहाँ पे ये संस्कृति है, फिर ये संस्कृति है, ये संस्कृति, छोटे छोटे सांस्कृतिक द्वीप होते हैं, ठीक है। जैसे अमेरिका को ही ले लिया जाए तो वहाँ पे श्वेत श्याम संस्कृति हो गई, उसमें भी अगर स्तरीकरण पाया जाएगा गरीब अमीर का, उसमें भी संस्कृति, ठीक है। तो द्वीप होता है, छोटी छोटी द्वीप के माध्यम से जो संस्कृति होती है वो प्रत्येक समाज में फैली होती है। अगला देखिए कौन सा है, इसमें है ब्रिटिश प्रसारवादी या फिर सौर केंद्रित संप्रदाय, गैफ्टन, इलियट स्मिथ और विलियम जेम्स पेरी ने दिया है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि संस्कृति का उद्गम जो है वो स्थान है वो मिस्र है, ठीक है। मिस्र में संस्कृति का उद्गम हुआ और ये सूर्य की पूजा करते थे, ठीक है। वहीं से संस्कृति का प्रसार अन्य स्थानों पर हुआ है, ये ब्रिटिश प्रसारवादी सिद्धांत मानते हैं कि मिस्र में जन्म लिया और अन्य जगहों पर फैल गया। तो आपको थिंकर याद रखने हैं और ये चीज़ है क्या ये याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इससे भी प्रश्न बना नहीं है और प्रश्न बन सकता है अगर अलग ढंग का क्वेश्चन बनाना चाहेंगे तो। अब देखिए, अमेरिकी प्रसारवादी जो संप्रदाय है फ्रेज बोआस, क्लार्क विस्लर हैं, ठीक है। और ये जो मानते हैं कि संस्कृति केंद्र से परिधि की ओर गमन करती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई एक कल्चर होता है जो एक स्थान पर जन्म लेती है और फिर बड़े भूभाग पर फैल जाती है। संस्कृति संक्रमण, संस्कृतिकरण और संस्कृति ग्रहण, ठीक है, ये 2-3 चीज़ें हैं, इसको देख लीजिए।
जब दो संस्कृतियाँ एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो उनमें सांस्कृतिक तत्वों का आदान प्रदान होता है। इसको पर सांस्कृतिक ग्रहण भी कहते हैं। ठीक है, यानी दो कल्चर है वो एक दूसरे के संपर्क में आया। ठीक है, जैसे भारतीय संस्कृति और यूरोपियन संस्कृति। अगर ये दो संस्कृतियाँ एक दूसरे के संपर्क में आई तो ज़रूरी नहीं कि भारतीय लोग ही केवल उनसे सीखें, वो भी हमसे सीखेंगे। ठीक है, तो दोनों में आदान प्रदान होता है, इसको पर सांस्कृतिक ग्रहण कहते हैं। कि सात्मीकरण क्या है? सात्मीकरण मैंने आपको बताया हुआ था कि जब दो संस्कृतियां आपस में इतनी ज़्यादा घुल मिल जाती हैं कि वो अपना अस्तित्व खो बैठती हैं। ठीक है, तो वो क्या है? सात्मीकरण है। जैसे मान लीजिए हमने दाल चावल खाया, और दाल चावल जब छोटी हाथ में होती है तो हम उसको पहचान सकते हैं कि हाँ ये दाल है, ये चावल है, ये चटनी है, ये सब्ज़ी है, ये रायता है। ठीक है, तो हम अगर किसी व्यक्ति का पेट फाड़ा जाता है और छोटी हाथ को फाड़ते हैं तो उसमें से चीज़ें बिल्कुल साबुत निकलती हैं। ठीक है, तो उसमें हम पहचान सकते हैं। लेकिन जब वही खाना बड़ी आंत में पहुंच जाता है तो उसमें हम चीज़ें अलग नहीं कर सकते। वो क्या है? सात्मीकरण है। ठीक है, जैसे कोई पानी है और एक जगह हमने एक ग्लास लिया हुआ है पानी का, और उसके बगल में हमने एक कटोरी चीनी रखी हुई है। ठीक है, और एक नींबू रखा हुआ है। तो ये तीन चीज़ें हमको अलग अलग दिख रही हैं, लेकिन जब इन चीज़ों को मिला दिया जाए, उसको घोल दिया जाए, तो फिर हम अलग नहीं कर सकते कि नींबू को अलग कर लें, चीनी को अलग कर लें। तो सात्मीकरण का मतलब होता है कि जब दो संस्कृतियाँ आपस में इतनी ज़्यादा मिल जाती हैं कि उनको अलग नहीं किया जा सकता और वो अपना अस्तित्व खो बैठते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ये सात्मीकरण है। तो और ससंस्कृति ग्रहण क्या है? अचेतन प्रक्रिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि ससंस्कृति ग्रहण जो है ये एक अचेतन प्रक्रिया है। व्यक्ति अपनी चेतना में जानबूझकर इसको नहीं अपनाता है। जैसे कोई बच्चा है अपनी संस्कृति को सीखना, तो प्लानिंग करके नहीं सीखता है कि हाँ हमने कल इतना सीखा है, आज हम इतना सीखेंगे, ये सब चीज़ें नहीं। वो अचेतन रूप से चीज़ें जो है सीखता चला जाता है दूसरों को देख कर। तो ये क्या है? सहसंस्कृति ग्रहण। सामाजिकरण क्या है? चेतन अवस्था। सामाजिकरण और ससंस्कृति ग्रहण में क्या अंतर है कि ससंस्कृति ग्रहण जो है वो चेतन अवस्था में होती है, और सामाजिकरण चेतन अवस्था में व्यक्ति को जानबूझकर कि बेटा हाथ धोकर खाना खाना है, बेटा ऐसे करना है, बेटा पैर छूना है लोगों के। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को सिखाते हैं बच्चों को, तो वो सामाजिकरण है। लेकिन अचेतन अवस्था में किसी व्यक्ति को देख लेते हैं कि हाँ वो बच्चा ऐसे था, तो बच्चे अपने आप ही उस तरह से अनुकरण करने लगते हैं, तो अचेतन हो गया वो। ठीक है, और इसमें क्या होता है? ये भी सामाजिक नियमों को सीखना ही होता है। बस छोटा सा बारीक अंतर है चेतन और अचेतन का, याद रखेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। संस्कृतिकरण क्या है? ये मैंने आपको एम.एन. श्रीनिवास के वीडियो में बताया है कि उच्च निम्न जाति के द्वारा जब उच्च जाति की जीवन शैली को अपनाया जाता है तो वो संस्कृतिकरण है। ठीक है, जैसे जो निम्न कास्ट के लोग होते हैं, इन्होंने मैसूर का अध्ययन किया था, मैसूर में, तो रामपुरा का अध्ययन। तो इसमें उन्होंने बताया था कि जो निम्न जाति के लोग थे, उन्होंने जब उच्च जाति के जीवन शैली को अपनाना शुरू किया तो उनको समाज में ऊंचा सम्मान मिलने लगा। धीरे धीरे उनकी जाति में भी परिवर्तन हो गया। ये संस्कृतिकरण है। कल्चरल कॉन्सेप्ट देखिए कौन कौन सा है। सांस्कृतिक केंद्र। विस्लर ने क्या कहा कि कोई भी एक सांस्कृतिक केंद्र होता है और यहाँ से चीज़ें जो है परिधि में यानी दूर दूर तक फैलती है। यानी कोई भी संस्कृति जहाँ पे जन्म ली है वो क्या है? सांस्कृतिक केंद्र है, ये याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा प्रबलता जो पाई जाती है सांस्कृतिक केंद्र में पाई जाती है। काल क्षेत्र का मतलब होता है कोई भी संस्कृति जन्म ली और जन्म लेने के बाद जितने समय में वो बहुत दूर बड़े इलाके तक फैली, परिधि की तरफ फैली, वो क्या काल क्षेत्र है। ठीक है, उस समय को काल क्षेत्र कहेंगे। सांस्कृतिक चरमावस्था क्रोबर ने दिया है। संस्कृति में केंद्र में जो संस्कृति होती है, यानी जो केंद्र जहाँ पे जन्म लिया है वो प्रबल होती है, और प्रबल नहीं होगी तो वो प्रसारित नहीं हो पाएगी। सांस्कृतिक प्रबलता की बात क्रोबर ने कही है कि किसी भी संस्कृति में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो अन्य संस्कृतियों को प्रभावित कर सके। जब अन्य संस्कृति को प्रभावित करेगी तो ही इसका विस्तार हो सकता है। तो विस्तार होने के लिए संस्कृति का प्रबल होना ज़रूरी है। ठीक है, प्रेरक संस्कृति प्रसार। क्रोबर ने बोला है कि किसी दूसरे की संस्कृति के कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमें प्रभावित कर देते हैं। जैसे किसी संस्कृति का रहन सहन, कोई कपड़ा है वो पहनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, तो हम उसको पहनने लगे। तो प्रेरक संस्कृति प्रसार का मतलब होता है कि प्रत्येक संस्कृति जो होती है छोटे छोटे तत्वों से मिलकर बनी होती है। तो संस्कृति का कोई ऐसा तत्व होता है जो हमको बहुत प्रभावित कर देता है और हम उसको अपना लेते हैं, तो वो क्या है? प्रेरक संस्कृति प्रसार। क्रोबर की अवधारणा है ये। अब इसे नोट देखिए क्या है कि क्लार्क विस्लर ने पहाड़, झरना, नदी, रेगिस्तान, घने जंगल, समुद्र आदि को संस्कृति प्रसार में बाधक माना है। ठीक है, तो ये कई बार आया है कि किसने माना है बाधक, तो ये कौन होगा? क्लार्क विस्लर। ठीक है, सांस्कृतिक कोड जो है वो जूलियन स्टीवार्ड ने दिया है कि संस्कृति का वह तत्व जिस पर पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है वो क्या है? सांस्कृतिक कोड है। जैसे
कपड़े पर पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। ठंड पड़ गई तो हम तुरंत कपड़े जो है वूलन कर लेते हैं, और गर्मी हो गई तो हम कपड़े बहुत हल्के पहनते हैं। ठीक है, तो कपड़े पर पड़ गया, हमारी भाषा पर पड़ गया। ठीक है, संस्कृति अलग हुई, भाषा चेंज हो गई। उसी तरह से हमारा जो रहन सहन है उस पर भी पड़ गया। तो ये क्या है, सांस्कृतिक कोड है। जूलियन स्टीवार्ट की अवधारणा है सांस्कृतिक परिस्थितिकी, जूलियन स्टीवार्ट ने दिया है। ठीक है, संस्कृति एवं पर्यावरण में प्रत्यक्ष संबंध अर्थात संस्कृति पर्यावरण द्वारा निर्धारित होती है। तो जो कल्चर होता है वो पर्यावरण के से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है, कि जैसे जहाँ पे मैदानी भाग पाया जाता है वहाँ का कल्चर अलग होगा, जहाँ पे बर्फीले स्थान पाए जाते हैं वहाँ का कल्चर अलग होगा, रेगिस्तान में ऐसा कल्चर होगा कि पानी की ज़्यादा से ज़्यादा बचत हो। ठीक है, जो मछली पकड़ने वाले मछुआरे होते हैं, यदि आप उनका कल्चर देखेंगे तो प्रत्येक प्रथा में मछली का प्रयोग होता है। तो जो पर्यावरण होता है हमारा, उससे हमारे जो संस्कृति होती है प्रभावित होती है। सांस्कृतिक वर्गीकरण जूलियन स्टीवार्ट ने कहा है कि संस्कृति की विशेषताओं के आधार पर उसको जब वर्गीकरण करते हैं, जैसे पहाड़ी इलाके की संस्कृति हो गई, मैदानी इलाकों की संस्कृति हो गई, रेगिस्तान हो गया, बर्फीले स्थानों की संस्कृति हो गई, कोई जनजाति है वहाँ की संस्कृति हो गई। ठीक है, पहाड़ी इलाके की। तो इस तरह से क्या है, संस्कृति को अलग अलग विशेषताओं के आधार पर जब बांटते हैं तो वो क्या है, वर्गीकरण है। सांस्कृतिक अवशेष देखिए क्या है, टायलर ने दिया है कि कुछ ऐसे सांस्कृतिक तत्व होते हैं जो समयानुसार अपनी उपयोगिता बनाए रखते हैं, यानी वो खत्म हो चुके हैं लेकिन उनकी थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो भी शेष हैं। ठीक है, जैसे बहुपति विवाह जो है पांडव युग का अवशेष माना जाता है, कि जो द्रौपदी थी उनके 5 शादियां हुई थी। ठीक है, तो जहाँ पे बहुपति विवाह पाया जाता है, जैसे तिब्बत है, ठीक है, तिब्बत से लगे हुए जो आसाम वगैरह है, तो वहाँ पे बहुपति विवाह आम प्रचलन है। ठीक है, तो ये माना जाता है कि जो पांडव युग था, पांडव युग का ही अवशेष है। ठीक है, तो और भी जो अलग अलग कल्चर जो है हमारा, उसका अवशेष के रूप में कुछ प्रथाएं परंपराएं हैं। अभी भी बहुत देखेंगे कुछ ऐसा वर्ग होता है जो कुछ ऐसी प्रथाओं को अपनाता है जो कि शास्त्रों में वर्णित है, जिसको हम नहीं अपना रहे, तो ये क्या है, अवशेष है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा फैजबोआस और हर्ट्ज़कोविच ने दिया था कि कोई भी कल्चर हो उसका हम मूल्यांकन इस ढंग से ना करें कि अरे हमारे कल्चर में तो बहुत अच्छा होता है, ऐसा होता है, ये कल्चर तो बहुत बुरा है। ठीक है, इसके आधार पर हम नहीं करेंगे, बल्कि प्रत्येक कल्चर को, सभ्यता को, संस्कृति को उसकी दृष्टि से देखेंगे जो लोग उसमें रह रहे हैं। ठीक है, उनकी श्रद्धा जो उससे होती है उसकी दृष्टि से हम देखेंगे तो उसको हम अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए एस्किमो जनजाति में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि माता पिता की हत्या कर दी जाती है। तो अगर हम उसको अपने कल्चर से अपनाएंगे तो हम उसको हीन दृष्टि से देखेंगे, ऐसे लोगों से घृणा करने लगेंगे। ठीक है, और इसी तरह से एस्किमो जनजाति में पत्नी अतिथि की प्रथा पाई जाती है, ये भी बहुत ज़्यादा घृणित है। ठीक है, तो ऐसे लोगों से हम घृणा करने लगेंगे, लेकिन जब उनके कल्चर को जब उनकी दृष्टि से देखेंगे तो हमें घृणा नहीं होगी। भाषाई सापेक्षवाद एडवर्ड सापिर ने किया है कि बहुत सी भाषाएं हैं, किसी भी भाषा को हीन या फिर श्रेष्ठ नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि तटस्थ होकर प्रत्येक भाषा का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मान लीजिए हमको मलयालम भाषा नहीं आती, कोई हमारे सामने मलयालम बोल रहा है तो हम ये सोचे अरे ये कौन सी भाषा, ठीक है, तो हम उसको बहुत ज़्यादा भाव नहीं देते हैं। तो ये क्या है, ये भाषाई सापेक्षवाद के विपरीत है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, भाषाई सापेक्षवाद में जब भी किसी भाषा का अध्ययन करेंगे, किसी भाषा से हम जुड़ते हैं, तो हम ये मानेंगे कि जैसे हमारी एक भाषा है, उसी तरह से ये भी एक भाषा है। जितनी स्वतंत्रता हमारे भाषा को मिलनी चाहिए, जितनी श्रेष्ठता हमारी भाषा को है, उतनी श्रेष्ठता इनको भी है। तो हम सापेक्ष रूप से उनको देखते हैं। ठीक है, इनकी कुछ पुस्तकें हैं एडवर्ड सापिर की, लैंग्वेज, फॉल्स कल्चर और कल्चर एंड पर्सनालिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कि सांस्कृतिक जड़ता का मतलब क्या है, कुछ ऐसे सांस्कृतिक तत्व जो समयानुसार अपना महत्व खो चुके हैं फिर भी समाज में बने हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे सांस्कृतिक तत्व होते हैं जो समाज में उनका कोई बहुत महत्व नहीं होता है। कुछ ऐसी प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, जैसे सती प्रथा खत्म हो चुकी है, लेकिन आज भी कभी कभी सुनाई देता है कि कोई स्त्री सती हो गई। ठीक है, तो ये क्या है, जड़ता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है लेकिन समाज में बना हुआ है, कभी कभार कोई ऐसी घटना हो जाती है। ये लेवी स्ट्रास की अवधारणा है। विदेशी केंद्रिता पी हर्टन ने दिया है, अपनी संस्कृति को हीन मानना, दूसरे की संस्कृति को उच्च मानना क्या है, विदेशी केंद्रिता। जैसे कि अभी आप देखे होंगे कि हमारा जो इंडियन कल्चर है, जो इंडियन यूथ है, वो अपने कल्चर को हीन दृष्टि से देख रहा है। कोई प्रथा परंपरा अपनाई जा रही है तो उसको हंसी आती है, जबकि जो वेस्टर्न कल्चर है उसको लेकर उसको बहुत ज़्यादा पैशन होता है कि बहुत अच्छा है। ठीक है, उसको अपनाने की होड़ लगी हुई है। तो ये विदेशी केंद्रिता है और किसी भी देश के लिए समस्यात्मक है। सांस्कृतिक बहुलतावाद देखिए क्या है, जब कोई एक समाज होता है, कोई एक देश होता है, फिर कोई एक स्थान होता है जिसमें अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, तो वो क्या है, सांस्कृतिक बहुलतावाद है। जैसे भारत में क्या है, बहुत से कल्चर के लोग रहते हैं, पारसी भी रहते हैं, यहूदी भी रहते हैं, तमिल भी हैं, इसमें मलयालम भी है, इसमें असमी भी है। ठीक है, इसमें बांग्लादेशी भी हैं, इसमें पाकिस्तानी भी है, इसमें बहुत से ऐसे कल्चर के लोग हैं
जिसको गिना नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये क्या है, सांस्कृतिक बहुलतावाद का एक उदाहरण है। मूलभूत संस्कृति राल्फ लिंटन ने दिया है कि कोई एक समाज में कुछ ऐसे सांस्कृतिक तत्व होते हैं जो समाज के सभी लोगों के लिए अनिवार्य होते हैं, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। ठीक है, बाकी चीज़ें जो होती हैं वो अलग अलग होती है कि स्त्री का अलग है, पुरुष का अलग है, किशोरों के लिए अलग संस्कृति है, बच्चों के लिए अलग संस्कृति है, लेकिन कुछ चीज़ें समान होती हैं, वो क्या है, मूलभूत संस्कृति है। मिथ्या संस्कृति की अवधारणा एडवर्ड शॉपिर ने दिया है। राष्ट्रीय चरित्र की अवधारणा किसने दिया है, रूथ बेनेडिक्ट, मीड और शॉपिर ने दिया है। ठीक है, राष्ट्रीय चरित्र का मतलब होता है वही मूलभूत संस्कृति जो पूरे देश में एक संस्कृति के कुछ तत्व समान पाए जाते हैं। अस्पृश्यकरण की अवधारणा श्यामलाल ने दिया है और इस्लामीकरण मेंडलबाम ने दिया है। ठीक है, अब देखिए सांस्कृतिक शूरवीर या नायक की अवधारणा लेवी स्ट्रास ने दिया है कि प्रत्येक संस्कृति में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो संस्कृति के उत्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, या फिर वो उस कल्चर को अपनाए होते हैं, उस कल्चर को वो शुरू किए होते हैं। तो मिथकों और गाथाओं के द्वारा उनका वर्णन किया जाता है, उनकी गाथा गाई जाती है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, सांस्कृतिक शूरवीर या नायक है, जैसे राम है, कृष्ण है। उसी तरह से अलग अलग धर्मों में अलग अलग लोग हैं। संशक्ति की अवधारणा टायलर ने दिया है कि कुछ सांस्कृतिक तत्व ऐसे होते हैं जिसमें एक तत्व उपस्थित हो तो उससे संबंधित तत्व स्वतः ही उपस्थित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अध्यात्मवाद की बात होती है तो उससे संबंधित जो तत्व हैं इंडियन कल्चर से, ठीक है, एक कल्चर में यदि हमने अध्यात्मवाद को ले लिया तो सारी जो जगहें हैं, सारी जो चीज़ें हैं, उनसे संबंधित तत्व स्वयं ही उपस्थित हो जाते हैं। सांस्कृतिक समानांतरवाद इस सिद्धांत के अनुसार सभी संस्कृतियों का विकास जो होता है बहुधा एक ही दिशा में होता है। ठीक है, सांस्कृतिक समानांतरवाद में एक ही दिशा में संस्कृतियों का विकास होता है। जैसे अध्यात्मवादी संस्कृति है तो आध्यात्मिक दिशा में सारी चीज़ें होंगी, भौतिकवादी है तो भौतिकवाद की दिशा में सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, कट्टरवाद है तो हर जगह कट्टरवाद ही पाया जाएगा, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो सांस्कृतिक संघर्ष देखिएगा, दो संस्कृतियों से संबंधित व्यक्ति एक ही स्थान पर जब रहते हैं तो उनमें संस्कृति को लेकर संघर्ष होता है। ठीक है, जब दो कल्चर के लोग रहते हैं तो उनमें क्या होता है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, तो कभी कभी उनमें संघर्ष हो जाता है। देखे होंगे आप कि दंगे वगैरह हो जाते हैं, तो ये सांस्कृतिक संघर्ष है। सांस्कृतिक विसंयोजता क्या है, जब एक समूह का व्यक्ति किसी दूसरे भिन्न समाज में जाकर बस जाता है और दूसरी संस्कृति से प्रभावित होकर उसे अपनाना चाहता है और अपनी संस्कृति को त्यागना चाहता है, तो उसको क्या कहेंगे, सांस्कृतिक विसंयोजता। यानी वो कहीं पर जाकर बस गया और वो कल्चर उसको बहुत अच्छा लगने लगा है, अब वो अपनी कल्चर को छोड़कर उसको अपनाना चाहता है, तो सांस्कृतिक विसंयोजता है। ठीक है, अभी उसने अपनाया नहीं है, चाहता है। ठीक है, सांस्कृतिक आघात क्या है, एक संस्कृति द्वारा दूसरी संस्कृति को नुकसान पहुंचाना सांस्कृतिक आघात है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे कल्चर होते हैं, जैसे दूसरे देश में चले गए तो उनके कल्चर का दमन किया जाता है। सांस्कृतिक स्तरीकरण देखिए क्या है, मैल्कम मेरिट ने दिया है कि जब दो संस्कृतियाँ होती हैं जिसमें से एक को उच्च माना जाता है, दूसरे को हीन माना जाता है, तो क्या है वो सांस्कृतिक स्तरीकरण है। जैसे लघु और दीर्घ परंपरा है, जिसमें लघु परंपरा को छोटा माना जाता है और दीर्घ परंपरा को उससे बड़ा माना जाता है। ठीक है, उसको स्तरीकरण में ऊंचा स्थान प्राप्त है। सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा पियरे बोर्दियू ने दिया है और उन्होंने कहा कि औपचारिक तरीके से या फिर शिक्षा के माध्यम से किसी व्यक्ति पर जब कोई संस्कृति थोपी जाती है तो वो क्या है, वो है सांस्कृतिक पुनरुत्पादन। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई बच्चा है जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है तो उस पर वो कल्चर थोपा जाता है, इंजीनियर्स का जो कल्चर होता है, कैसे उनको जीना है, कैसे उनको चीज़ें करनी, कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, तो वो चीज़ें उन पर थोपी जाती है। शिक्षा के माध्यम से उनको सिखाया जाता है। ठीक है, कला के कोई व्यक्ति स्पेशलिस्ट बनना चाहता है तो कला की चीज़ें उससे सिखाई जाती है। यानी जो हमको किताबों के माध्यम से, लेक्चर्स के माध्यम से चीज़ें बताई जाती हैं वो क्या है, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन। ये बोर्दियू की अवधारणा है। बोर्दियू ने वर्ग विश्लेषण के लिए संस्कृति के 4 रूपों की बात की है। आर्थिक संपत्ति, ठीक है, चाहे इसको आर्थिक संस्कृति कहिए, सामाजिक संस्कृति और सांस्कृतिक संस्कृति, संपत्ति या फिर कहिए, और प्रतीकात्मक। ठीक है, प्रतीकात्मक जो प्रतीक होते हैं। और इसके अलावा उन्होंने वर्ग संस्कृति की बात की है, वर्ग संपत्ति की बात की है, जैसे किशोरों की संपत्ति हो गई। ठीक है, इनको क्या चीज़ें अच्छी लगती है, जो बुजुर्ग हैं उनको क्या अच्छा लगता है, फिर स्त्रियाँ हैं, बच्चे हैं, तो उनके अलग अलग जो कल्चर है उसकी बात की उन्होंने। सांस्कृतिक पूंजी, सांकेतिक पूंजी की बात की उन्होंने, जिसमें सम्मान और प्रतिष्ठा को कर्ता की परिस्थिति को प्रदर्शित, यानी कुछ चीज़ें होती हैं जो संस्कृति से रिलेटेड होता है कि हमारे पास पैसे बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन जब हम सड़क पर बाहर निकलते हैं तो लोग हमको सलाम करते हैं। ठीक है, लोग हमारे नाम से क्या होता है कि काम हो जाता है, कहीं पे भी जाते हैं तो ये क्या है, ये सांस्कृतिक पूंजी है, हमारा सम्मान बढ़ा है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सांकेतिक पूंजी का वस्तुओं और सेवाओं और सामाजिक पहचान द्वारा विनिमय भी होता है। जैसे आपने देखा होगा कोई एरिया होता है कि किसी का नाम होता है, उसका नाम आप लेकर किसी दुकान पे चले जाइए,
कुछ भी खरीद लीजिए कि हाँ फ़ोन कर देंगे कि फला व्यक्ति, तो वो क्या है कि विनिमय भी होता है यहाँ पे सांस्कृतिक पूंजी का। सांस्कृतिक संरचनावाद की अवधारणा बोर्दियू ने दिया है कि संस्कृति की अपनी संरचना होती है जिसमें छोटे छोटे तत्व हैं, फिर वो जुड़ेंगे, फिर संकुल बनेंगे, फिर प्रतिमान बनेगा, तो अपना एक कल्चर होता है, संरचना होती है, ठीक है। और सामाजिक संरचना पर संस्कृति का प्रभाव और संस्कृति का सामाजिक संरचना पर प्रभाव भी, ये भी कोरिलेट करके देखते हैं बोर्दियू, ठीक है। इनके अनुसार संरचना नियमों की एक कड़ी मात्रा है और इन नियमों द्वारा अनुभव की स्थितियों का अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। संरचना क्या है, ये दिखती नहीं है, नियमों का एक जाल है ये, ठीक है। इसकी बात करते हैं। उप संस्कृति मैक्स वेबर ने दिया है कि समाज में अनेक समूह होते हैं और प्रत्येक समूह की जो संस्कृति होती है वो बड़े समूह का भाग होती है, बड़ी संस्कृति का भाग होती है, वो क्या है, उप संस्कृति, ठीक है। छोटी छोटी उप संस्कृतियों से बड़ी संस्कृति बनती है। खिचड़ी संस्कृति या फिर मिश्रित संस्कृति स्टुएनक्विट्स ने दिया है और इसमें माना जाता है कि कई संस्कृतियों के मिलने से जो संस्कृति निर्मित होती है, जैसे भारतीय संस्कृति है, इसमें बहुत सी संस्कृति है, पारसी भी है और मुस्लिम संस्कृति भी है और हिंदू संस्कृति भी है, ईसाई भी है, सिख भी है, ठीक है। और इसके अलावा भी तमिल है, गुजराती है, फिर बहुत सी संस्कृति है इसमें जो आपस में मिली हुई है। लेकिन अगर देश की बात होती है तो सभी क्या है, इंडियन है, तो क्या है, इंडिया के अंदर सभी खिचड़ी के रूप में मिले हुए हैं, मिश्रित हैं। संस्कृति दोनलीकरण के एन सहाय ने बताया है कि जब कोई संस्कृति के साथ सामंजस्य बैठाने का प्रयास करता है तो ये क्या है, संस्कृति दोनलीकरण। जैसे मान लीजिए जनजातीय लोग हैं, जब वो सिटी में आकर बसने लगते हैं, रहने लगते हैं, तो वो सोचते हैं कि शहर के लोगों के जैसा उनका भी जीवन हो, उनके साथ वो तालमेल बैठा लें, ठीक है, उनका भी जीवन सुखी हो जाए, तो वो क्या है, संस्कृति दोनलीकरण। उसी तरह से जब कोई शरणार्थी जाता है दूसरे देश में या फिर दूसरे स्थान पर, तो वो भी दोनलीकरण के स्थिति से गुजरता है। स्वायत्त संस्कृति रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया है कि कुछ ऐसी संस्कृतियाँ होती हैं, कुछ ऐसे लोगों का कल्चर होता है जो स्वयं में ही पूर्ण होते हैं, उनको दूसरे की आवश्यकता नहीं होती, उनको बाजार की आवश्यकता नहीं है, उनको विनिमय की आवश्यकता नहीं है, उनको मुद्रा की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं में ही सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं। जैसे जो जंगली इलाके में जनजातियाँ रहती हैं, ठीक है, तो इनकी आवश्यकताएँ भी सीमित होती हैं और वो जितनी आवश्यकताएँ उतना वो उत्पादन कर लेते हैं। निसंस्कृतिकरण एवं विसंस्कृतिकरण रॉबर्ट सोमर ने दिया है, जब एक अपराधी अपराध की संस्कृति को छोड़कर अच्छी संस्कृति को ग्रहण करता है तो उसे निसंस्कृतिकरण कहते हैं, यानी अपनी संस्कृति को छोड़ चुका है, ठीक है, और वो अच्छी संस्कृति को अपना रहा है तो उसको निसंस्कृतिकरण कहते हैं। तथा जब कोई व्यक्ति अपनी संस्कृति को भूलने का प्रयास करता है तो उसको विसंस्कृतिकरण, यानी भूला नहीं है, भूलने का वो प्रयास कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, तो विसंस्कृतिकरण। और जब भूल के दूसरी संस्कृति को ग्रहण कर चुका है तो क्या, निसंस्कृतिकरण। ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है। इस सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें। संस्कृति की आत्मा की बात रूथ बेनेडिक्ट ने की है, देवधर्मी और दानवधर्मी, मैंने आपको बताया है अभी। सांस्कृतिक लय की बात की है मॉरिस होपलर ने कि जैसे वाद्य यंत्रों का लय होता है, उसको जोड़ता है, वो उसी तरह से संस्कृति का भी एक लय होता है, चाहे वो अध्यात्म से जुड़ा हो, चाहे वो भौतिकवाद से जुड़ा हो। अब देखिए सार्वभौमिक एटिक और देश सच एम की संस्कृति केनेथ पाइक ने दिया है कि अगर किसी दूसरी संस्कृति के बारे में हम विचार व्यक्त करते हैं कि हाँ पश्चिमी संस्कृति ऐसी है, वहाँ पे ऐसा होता है, वहाँ पे ऐसे खाना खाया जाता है, ठीक है, वहाँ पे विवाह ऐसे होते हैं, वहाँ की स्त्रियाँ ऐसे रहती हैं, वहाँ के बच्चे ऐसे रहते हैं, वहाँ के बूढ़े ऐसे रहते हैं, तो क्या है, वो एटिक है, क्योंकि हम दूसरे संस्कृति के बारे में बता रहे हैं। और जब एमिक अपने देश के बारे में बताते हैं कि हमारे यहाँ तो ये है, हमारे यहाँ ऐसा है, हमारे यहाँ का रहन सहन ऐसा है, खान पान ऐसा है, ठीक है, तो वो क्या है, एमिक संस्कृति है। अपनी संस्कृति के बारे में विचार व्यक्त करना एमिक है और दूसरी संस्कृति के बारे में बोलना एटिक है। सांस्कृतिक प्रवाह देखिए हर्षकोविच ने दिया है कि जब संस्कृति के आंतरिक भागों में परिवर्तन होता है तो उसे सांस्कृतिक प्रवाह कहते हैं, ठीक है, यानी धीरे धीरे प्रवाह हुआ है, संस्कृति के एक भाग में परिवर्तन हुआ है और ये प्रवाह होते होते अंत तक पहुंच जाएगा तो पूरी जो संरचना है संस्कृति की वो चेंज हो जाएगी। हर्षकोविच ने दिया है। दरिद्रता की संस्कृति ऑस्कर लेविस ने कहा है, ठीक है, जैसे स्वतंत्र लोगों की संस्कृति होती है वो अलग है और दरिद्रता की संस्कृति क्या है, ये मलिन बस्ती में जो रहते हैं वो गरीबों की जो संस्कृति होती है, गाली गलौज की भाषा होती है, उनका सुबह का दिनचर्या होता है और एक खाना जिस दिन मिला मिला, नहीं मिला तो काम नहीं मिला तो खाना नहीं, ठीक है, तो इस तरह से उनका जो कल्चर होता है बहुत ही दरिद्रता में, बहुत ही गरीबी में बीतता है। और ऑस्कर लेविस ने एक मलिन बस्ती में 5 परिवारों का अध्ययन किया था और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 5 फैमिलीज़, ठीक है, तो 5 फैमिलीज़ का जब उन्होंने अध्ययन किया था तो उसी के अध्ययन के आधार पर ये संस्कृति की अवधारणा दी है कि जो मलिन बस्ती के लोग होते हैं कैसा जीवन जीते हैं। वहाँ पे जो संघर्ष होता है वो खाने के लिए होता है, ठीक है, और उनको जीवन के अन्य सुविधाओं से वंचित रखा जाता है, वो उन सुविधाओं को नहीं प्राप्त कर पाते। सामाजिक सांस्कृतिक सार्वभौम देखिए कुछ सांस्कृतिक तत्व ऐसे होते हैं जो सभी स्थानों पर समान होते हैं, जैसे इंडिया में भी विवाह होता है, अमेरिका में भी होता है, पाकिस्तान में भी होगा, फिनलैंड में भी होगा, तो जितने भी देश हैं सभी में
होता है, लेकिन कल्चर यानी कि जो तरीका है वो अलग अलग होगा। परिवार देखिए यहाँ पे भी पाया जाता है, इंडिया में भी, और यही चीज़ पाकिस्तान में भी मिलेगा आपको, यही चीज़ आपको मिलेगा यूरोप में भी, ठीक है, एशिया महाद्वीप में भी मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में भी मिलेगा, सारी की सारी जगहों पर आपको ये चीज़ें मिलेंगी। तो कुछ सांस्कृतिक तत्व ऐसे होते हैं जो सभी स्थानों पर समान होते हैं, बस उनसे रिलेटेड कल्चर जो होता है वो चेंज होता है। सांस्कृतिक विकल्प देखिए क्या है, इसमें व्यक्ति के सामने विकल्प उपस्थित होता है कि वो चाहे तो उस कल्चर को अपनाए, चाहे तो ना अपनाए, ठीक है। जैसे हम चाहे तो धार्मिक बने, चाहे तो धार्मिक ना बने, ईश्वर की पूजा करें या फिर ना करें, या फिर चाहे तो हम परिवार बनाएं, चाहे हम ना बनाएं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे सामने कुछ विकल्प मिलते हैं, उसको हमको अपनाना होता है, उसमें से चुनना होता है। सांस्कृतिक विशिष्टता देखिए क्या है, समाज के कुछ सदस्य जो होते हैं वो सांस्कृतिक वो इसमें केवल भागीदार होते हैं, जैसे बुजुर्गों की संस्कृति हो गई, या फिर बच्चों की संस्कृति हो गई, या फिर स्त्रियों की संस्कृति हो गई। तो ये क्या है, सांस्कृतिक विशिष्टता है। सांस्कृतिक प्राधान्य देखिए क्या है, ग्रामसी की अवधारणा है कि ऐसा सांस्कृतिक समूह जिसकी जो संस्कृति होती है उसका प्रभुत्व पूरे समाज पर होता है, वो क्या है, सांस्कृतिक प्राधान्य। जैसे ब्राह्मणों की संस्कृति, क्षत्रिय की संस्कृति, ये क्या है, ये पूरे समाज पर इनका एक प्रभाव होता है, ठीक है, कि ये इनका जो संस्कृति है, जो कल्चर है वो श्रेष्ठ है, बाकी लोगों का कल्चर हीन है, बाकी सब इनके नीचे आते हैं। तो ये क्या है, सांस्कृतिक प्राधान्य है। जैसे इंडिया है, इंडिया में हिंदुत्व है, हिंदुत्व में इसीलिए यहाँ पर जो हिंदू त्यौहार होते हैं उसको मनाने वालों की संख्या ज़्यादा होती है। तो यहाँ की जो प्रधान संस्कृति होगी वो हिंदू संस्कृति होगी, ठीक है। इन्होंने द्वैत चेतना की बात की है कि द्वैत चेतना में क्या है कि जो कोई मजदूर होता है, फैक्ट्री का मजदूर होता है, तो जब वो फैक्ट्री में होता है तो वो जो पूंजीपति होता है उसके प्रति समर्पित होता है कि ये हमारे साहब हैं, इनकी हमको सुरक्षा करनी है, इनके हमको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाना है, ठीक है। पूरा परिश्रम वो कर देता है, लेकिन जैसे ही वो घर आता है फिर देखता है घर में आटा नहीं है, घर में नमक नहीं है, घर में बच्चे भूखे हैं, ठीक है। तो वो अपनी इस परिस्थिति के लिए अपने बॉस को जिम्मेदार मानता है कि उसने सैलरी अच्छी नहीं दी है, ठीक है। तो ये द्वैत चेतना की बात की है कि वहाँ होता है तो कुछ और सोचता है, यहाँ होता है तो कुछ और सोचता है। ये ग्रामसी की अवधारणा है। परंपरागत संस्कृति जॉर्ज फॉस्टर ने दिया है कि जो रूढ़िवादी, तर्कहीन, भाग्यपरायणता, परालौकिक जो संस्कृति होती है, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो जो लोक संस्कृति होती है, जो जनजातियों की संस्कृति होती है, जंगली इलाके और यानी सभ्यता से जिनका सामना नहीं हुआ है, ऐसे लोगों की जो संस्कृति होती है वो परंपरागत संस्कृति कहलाती है। अब देखिए जीवन पथ के संस्कार, ये अर्नाल्ड व गैर्नप ने एक पुस्तक लिखी थी, राइट्स ऑफ पैसेज, ठीक है। इसमें उन्होंने जन्म से मृत्यु तक बहुत से संस्कारों की बात की है कि बच्चा पेट में आता है तो ये संस्कार होता है, फिर जन्म लेता है तो ये होता है, 3 साल का होता है तो ये संस्कार होता है, फिर वो 18 साल का होगा तो विवाह संस्कार होगा, ठीक है। तो इसमें उन्होंने जीवन पथ यानी जीवन क्या है, एक रास्ता है, और इसी रास्ते में ढेर सारे संस्कार पड़ते हैं और उसको हमको फॉलो करते हुए, उनको अपनाते हुए जाना है। अब इन्होंने गैर्नप ने देखिए बताया है कि संस्कार व्यक्ति के जीवन के रास्ते हैं जिन पर चलकर वह अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, ठीक है। तो संस्कार को अपनाते अपनाते व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो जाता है और ये चीज़ें पता चल जाती हैं कि हाँ व्यक्ति ने अभी ये संस्कार अपनाया है तो इसका मतलब अब वो इतना मेच्योर हो चुका है, ठीक है। 3 अवस्थाएं बताई उन्होंने संस्कार को अपनाने की। पहला है पृथक्करण, यानी बच्चा जो है जिस अवस्था में है उस अवस्था से उसका पृथक्करण होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए विवाह संस्कार होता है तो जिस दिन किसी व्यक्ति का विवाह होता है उसके एक दिन पहले वो कुंवारा होता है, ठीक है। तो पृथक्करण यानी अपने समाज से जो अविवाहित समाज है उससे वो पृथक हो जाता है, ठीक है। संक्रमण, और एक दिन के लिए वो संक्रमण काल की स्थिति से गुजरता है कि हाँ अभी हम न तो अविवाहित है ना तो विवाहित है, ठीक है। और सम्मिलन, यानी जिस दिन वो विवाहित हो जाता है तो उस दिन वो विवाह संस्कार के अंतर्गत आ जाता है। तो ये 3 अवस्थाएं होती हैं कि वो अपने पुराने समूह से अलग होता है, फिर कुछ देर के लिए संक्रमण की अवस्था से गुजरता है कि दोनों के बीच सामंजस्य की स्थिति होती है, वो आगे की यात्रा की तैयारी करता है अगले संस्कार के लिए और पीछा छोड़ता रहता है, तो संक्रमण की स्थिति होती है। फिर वो सम्मिलन हो जाता है, अगले संस्कार में वो प्रवेश कर जाता है, ठीक है। तो 3 अवस्थाएँ हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आई है एग्ज़ाम में, और गैर्नप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इन्होंने शारीरिक मृत्यु और सामाजिक मृत्यु की भी बात की है कि जैसे कोई व्यक्ति होता है उसके शरीर की मृत्यु हो गई, ठीक है, लेकिन सामाजिक रूप से जैसे सुशांत सिंह राजपूत जो थे उनके शरीर की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी, लेकिन जो उनके मानसिक मृत्यु है वो आज तक नहीं हुई, ठीक है। लोग आज तक भी उनको याद करते हैं, और सामाजिक मृत्यु जो है वो आज तक नहीं हुई और लोग उनको हमेशा याद करते रहेंगे, ठीक है। सामाजिक मृत्यु का मतलब उन लोग उनको भुलाएंगे नहीं, और शारीरिक मृत्यु मतलब है कि शरीर से आत्मा का निकल जाना।
अब देखिए क्रोबर ने संस्कृति की व्याख्या प्रवाल भित्ति मूंगे की दीवार के रूप में की है कि जैसे मूंगा होता है, मूंगा अगर मूंगे की कोई चट्टान आप तोड़ देंगे तो उसमें फिर से निर्माण होने लगता है और चट्टान फिर से बढ़ जाती है, बन जाती है अपने आप। ठीक है, इसी तरह से संस्कृति की बात की है कि संस्कृति जो होती है वो स्वयं निर्मित होती रहती है। यदि कोई नुकसान पहुंचता है तो कुछ समय बाद, कुछ पीढ़ियों के बाद संस्कृति पुनः जो है अपने आप को निर्मित कर लेती है। इसी तरह से जीवन और मरण का चक्र चलता रहता है। संस्कृति जो होती है जन्म लेती है, विकास की चरम अवस्था पहुँचती है, फिर अवसान होता है, फिर मृत्यु हो जाती है, फिर अगली संस्कृति का जन्म होता है। ये चीज़ उन्होंने बताया है। ठीक है, क्रोबर की पुस्तकें देखिए कौन कौन सी है। द सुपीरियर गार्निक है, एरिया एंड क्लाइमेक्स, ठीक है, कॉन्फिगरेशंस ऑफ कल्चर ग्रोथ, ठीक है, फिर है एंथ्रोपोलॉजी और द नेचर ऑफ कल्चर, स्टाइल एंड सिविलाइजेशन। ये सारी की जो पुस्तकें हैं इनकी ये इंपॉर्टेंट है। कल्चर के मामले में क्रोबर से पुस्तकों के नाम पूछे जा सकते हैं। संस्कृति की अवस्थाएं देखिए मार्गन ने बताया है, जंगली अवस्था, बर्बर अवस्था और सभ्य अवस्था। जंगली अवस्था का मतलब है कि व्यक्ति जो है शिकार करता है, चीज़ों को इकट्ठा करके एक जगह रख के वो खाता है। ठीक है, उसी से उसका जीवन चल रहा है, ये जंगली अवस्था है। बर्बर अवस्था का मतलब है वो कृषि करना सीख गया, वो जीवन को जीने का ढंग सीख गया, लेकिन अभी तक सभ्यता यानी अक्षर का ज्ञान उसको नहीं हुआ, तब तक वो बर्बर है। ठीक है, और सभ्य तब हुआ जब व्यक्ति को अक्षर का ज्ञान हुआ, जब उसको ज्ञान हुआ चीज़ों का, जो पढ़ना लिखना जाना, तो सभ्य अवस्था है। ठीक है, तो ये संस्कृति की 3 अवस्थाएं मार्गन ने बताई हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। शिकारी अवस्था यानी व्यक्ति जब जानवरों के समकक्ष था और अपने जीवन को बचाने के लिए वो शिकार करता था जानवरों का। ठीक है, पशुपालन करने लगा, फिर वो जानवरों से प्रेम करने लगा और वो उसका पशुपालन करने लगा और उससे फ़ायदे लेने लगा। ठीक है, कृषक अवस्था हुई। कृषि अवस्था में जो कृषि के माध्यम से व्यक्ति अपना जो पालन पोषण है वो करने लगा। औद्योगिक अवस्था में फैक्ट्री प्रणाली के माध्यम से व्यक्ति के कार्य होने लगे। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं संस्कृति की। अलग अलग स्तर में अलग अलग कल्चर डेवलप होता है।